हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, उ, क, ख, फ, र आदि। वर्ण में निहित ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गाय शब्द से में 4 मूल ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ग, आ, य, अ, ये एक शब्द बन गया गाय, लेकिन अगर इसमें हम ग के और टुकड़े करने चाहें तो वो संभव नहीं है। आइए वर्ण की परिभाषा जानें। भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब हमने जाना वर्ण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 5 समूहों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा, चौथा अन्य और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। आइए हिंदी की वर्णमाला जानें। पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर हमारे 11 हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं इन्हें। दूसरे है अयोगवा, जो है अंग, अंग, अह। और तीसरे है व्यंजन, जो है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ। ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। और अन्य व्यंजन है ड, ठ। और पांचवें हैं संयुक्त व्यंजन, जो है श, त्र, ज्ञ, श्र। अब हम समझेंगे वर्णों के प्रकार। बच्चों, वर्णों को निम्नलिखित 2 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिन्हें स्वरमाला भी कहते हैं, जो हैं हमारे स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे कुल 11 स्वर। आइए स्वरों के प्रकार जानें। स्वरों के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और स्वतः ही उच्चारित हो जाते हैं, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ तथा री सबसे कम समय ये स्वर लेते हैं, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगे किंतु उच्चारण स्वतः ही हो, ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। और तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता। एक शब्द ओम अवश्य है, ये ही इसमें प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानें स्वरों की मात्राएं। स्वर का जो चिन्ह व्यंजन में लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, परंतु मात्राएं केवल 10 स्वरों की ही होती है। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन के साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे अ स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और क के साथ लगेगा तो सिर्फ ध्वनि आएगी, मात्रा नहीं। क ध्वनि, और शब्द बनेगा कलम, कमल। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। अ के साथ जुड़ा तो का बना और शब्द बना कामना, काला। इ की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है। कि बना और शब्द बना किसका, किवाड़। की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है। की के साथ मिलने से ये शब्द बनेगा कीचड़, कील। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है और शब्द बनेगा कुछ, कुम्हार। बड़े उ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है और शब्द बनते हैं कूप, कूड़ा। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है और शब्द बनेगा कृपा, कृषि। री का साउंड आता है इसमें। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर यानी रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है और क के साथ मिलकर शब्द बनते हैं केरल, केला।
आए की मात्रा व्यंजन के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है। शब्द बनेगा कैसा, कैमरा। और औ की मात्रा एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। शब्द बनेगा कोयला, कोयला। और औ की मात्रा ये भी एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है और शब्द बनेगा कौन, मौसी। अंग की मात्रा ये बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है रेखा के ऊपर और शब्द बनेगा कंचन, कंघा। अह की मात्रा ये दो बिंदुओं के साथ आती है, व्यंजन या जो भी व्यंजन आएंगे उनके साथ आती है। शब्द बनेगा छह, अतः। आ यानी आगत ध्वनि का चिन्ह जिसे कहते हैं, ये एक डंडे के साथ ऊपर अर्धचंद्र के रूप में इसकी मात्रा दर्शाई जाती है और क के साथ लगने से ये शब्द बनेगा कॉपी, बॉक्स। ये विदेशी शब्दों के साथ ये मात्राएं आती हैं। आइए जानने योग्य बातें जानें। र में उ तथा ऊ की मात्रा मध्य में लगते हैं, जैसे रु, रुकना, रुचि, तथा रू बड़े ऊ की मात्रा, रूप, रूह आदि। इस तरह र की मात्रा बीच में लगाते हैं, मध्य में। आइए अब जानते हैं हम अयोग वाक्य के बारे में। अंग, अंग और अह ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। अयोग वाक्य का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ दे। ये स्वरों और व्यंजनों में ना रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। अब जान लेते हैं हम अनुस्वार क्या है। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह ऊपर एक बिंदु के रूप में आता है। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे डंडा, मंच, चंदा आदि। अब अनुनासिक क्या है इसे समझ लेते हैं। अनुनासिकता स्वर का गुण है। जब स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है तो स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ऊपर रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अर्धचंद्र और ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। जिन स्वरों की मात्राओं का कोई भी भाग शिरोरेखा के ऊपर नहीं निकलता वहां इसका प्रयोग होता है। यानी कि शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तो ये सीधे सीधे प्रयोग में आ जाते हैं, जैसे चांद, आंख। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा आती है तो वहां अनुनासिक को भी बिंदु से ही लिखा जाता है। वहां चंद्र बिंदु नहीं, केवल मात्रा के साथ बिंदु के रूप में ही आएगा अनुनासिक। जैसे चोंच, गोंद, इसमें ओ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं आएगा, केवल बिंदु आएगा। आइए अब जानें विसर्ग क्या है। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह दो बिंदु है, जैसे प्रायः, प्रातः, पुनः आदि। आज जान लेते हैं आगत ध्वनियों के बारे में। आ, ज, फ इनके बारे में पढ़ा होगा। ये विदेशी ध्वनियां होती हैं, यानी विदेशी शब्दों के ऊपर लगती हैं, ऊपर या इनके नीचे आगत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। आइए हलंत के विषय में जानें। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है वह हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। अर्थात स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी एक तिरछी रेखा व्यंजन के नीचे खींच देते हैं जो ये दर्शाता है कि यह व्यंजन स्वर रहित है। जैसे मिट्टी उद्देश्य है, इसमें ट और द के नीचे हल चिन्ह लगा है, अर्थात ये आधा है, स्वर रहित है। अब हम जानेंगे व्यंजन के विषय में कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की मात्राओं के बिना नहीं हो सकता। इनका उच्चारण निर्बाध यानी स्वतंत्र बिना बाधा के नहीं हो सकता। यह स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 है। आइए अब व्यंजनों के भेद जानें। बच्चों, व्यंजन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये ध्वनियां कंठ, तालु, मुद्रा, दांत तथा ओष्ठों को स्पर्श करके निकलती हैं। अतः क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग
प, फ, ब, भ, म, ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें जानने योग्य बात है कि इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है। जैसे क वर्ग में पहला वर्ण है क, तो ये क वर्ग कहलाएगा। आइए अब दूसरे व्यंजन के बारे में जानें, जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल तथा व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, श, श, स तथा ह। इनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है तथा श्वास में तेजी आती है। अब जानेंगे हम संयुक्त व्यंजन के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है। जैसे क और श के मेल से श बना और शब्द है क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय। त और र के मेल से त्र बनता है, शब्द है मित्र, पत्र, चरित्र। ज और य के मेल से ज्ञ बनता है और शब्द बनते हैं इसके ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ। आइए अब समझते हैं द्वित्व व्यंजन क्या है। एक जैसे 2 व्यंजनों का एक साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क और क अगर इकट्ठे आ गए तो शब्द बना चक्का, मक्की। एक आधा और एक पूरा, और आधे को हल रहित दर्शाया जाता है कई बार। ट अगर साथ में आते हैं 2 साथ इकट्ठे तो शब्द बनते हैं मिट्टी, लट्टू। चौ आए तो बच्चा, सच्चा। मौ आए तो मम्मी, चम्मच। एक आधा और एक पूरा। ज साथ में आए तो सज्जन, छज्जा, और तो आए तो छत्ता, भत्ता शब्द बनेंगे। आइए अब जानें संयुक्ताक्षर क्या है। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित स्वर से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे प्रश्न, प्रसिद्ध, दिव्य आदि। अब कुछ विशेष बात में है इसमें र के प्रयोग के नियम, उन्हें जान लेते हैं। पहला है, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे आने वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे र अगर मौ से पहले आता है तो मर्म, नर्म, गर्म मौ के ऊपर लगेगा। दूसरा, जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है। जैसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रबल। और तीसरा है, ट ड के बाद र आने से इसका रूप इस प्रकार हो जाता है। जैसे राष्ट्र, फैक्ट्री, ड्रम, ड्रामा आदि। आइए अब व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पे है वो जान लेते हैं। बच्चों, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भेद माने गए हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु का प्रयोग कम मात्रा में होता है तो वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। इनको बोलते समय श्वास वायु का कम प्रयोग हो रहा है। और दूसरे हैं महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, द, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। उनको बोलते समय श्वास वायु का अधिक प्रयोग हो रहा है, तो ये महाप्राण व्यंजन है। वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उन्हें जान लेते हैं। अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक तालिका दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। जैसे पहला है स्थान है कंठ और स्वर आते हैं अ, आ, कंठ से होता है और स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड। अंतस्थ व्यंजन नहीं है कोई जो कंठ से बोले जाएं। ऊष्म व्यंजन है ह और नाम है कंठ्य। तालु, तालु से ई बोले जाते हैं और व्यंजन है च, छ, ज, झ, य और श और स्थान है तालव्य। तीसरा है मूर्धा, वर्ण है श और वर्ण है इसके ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श और स्थान है मूर्धन्य।
चौथा है दंत से, इसमें कोई वर्ण नहीं है और जो वर्ण बोले जाते हैं इसमें त, थ, द, ढ, न, ल, श और इसका स्थान है दंत्य। ओष्ठ उ, ऊ और इसके व्यंजन है प, फ, ब, भ, म और इसके स्थान है ओष्ठ्य। नासिका, नासिका से बोलने जाने वाले जो हैं ड, य, ण, न, म और इसका स्थान है नासिक्य। सातवां है कंठ तालु, इससे बोले जाने वाले ए, आई और स्थान है कंठ तालव्य। आठवां है कठोट और इसके वर्ण है ओ, औ और स्थान है कंठोष्य। नौवां है दंतोष्ठ और इसका व है वर्ण और इसका स्थान है दंतोष्ठ। आइए ध्यान देने योग्य बातें जाने इस पाठ से संबंधित। भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुप। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले स्वर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन व महाप्राण व्यंजन। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।